नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक बायो से संबंधित होगा और टॉपिक का नाम है सेल यानी कोशिका। कोशिका के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में एक एक चीज़ को डिटेल में समझा जाएगा, डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा और हर चीज़ को ध्यान से देखेंगे आप लोग कि मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग को, और बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे और बहुत डिटेल में जाके इसको समझेंगे कोशिका के बारे में, क्योंकि हर एक चीज़ जानना आपको ज़रूरी है कि कोशिका के अंदर कोशिका क्या होती है, कोशिका के पार्ट क्या क्या होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर दो सेल जो हैं मैंने आप लोग के सामने बनाया है। यहाँ पर हैं दो सेल हैं। ये किसके सेल हैं ये मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, जो ये पहला जो ऊपर के सेल जो मैंने बनाया है ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लें इसको। अभी मैं एक एक चीज़ बताऊंगा इसमें। और दूसरा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये दो सेल के बारे में डिफाइन करूंगा मैं डिटेल में। एक एक चीज़ डिटेल में समझा जाएगा। तो जब आप प्लांट सेल देखेंगे और एनिमल सेल देखेंगे, मैं समझाऊंगा, जब थियोरेटिकली समझाऊंगा तभी मैं बताऊंगा। और वैसे भी मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर देखिए, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने प्लांट सेल बना रखा है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखेंगे तो ये पूरा जो बाहर का पार्ट है आपको, ये है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। और जो अंदर एक लाइन आप देख रहे हैं ये है कोशिका झिल्ली यानी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। दो चीज़ें, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, दो चीज़ें प्लांट सेल में ये चीज़ें पाई जा रही हैं। दूसरा देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, वेक्यूला है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। मैं बोल दे रहा हूँ, ये मत समझिए कि मैं चीज़ समझाऊंगा नहीं, सिर्फ बोल के निकल जाऊंगा, नहीं, हर एक चीज़ बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, क्या होता है, वेक्यूला क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, गाल्जी अपैरेटस क्या होता है, गाल्जी वेसल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस क्या होता है, देखिए न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियस है। देखिए न्यूक्लियोलस अलग चीज़, न्यूक्लियोलस ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। यहाँ पर अंदर फिर देखेंगे राइबोसोम, छोटी छोटी बिंदियाँ दिख रही है, ये राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और गाल्जी अपैरेटस है। हर चीज़ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। फिर एनिमल सेल में आएंगे तो इसमें देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूबल है, सेंट्रोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बाहरी जो इसकी दीवार जो दिख रही है, ठीक है, सेल की, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर इसमें देखेंगे आप लोग यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर वेक्यूला जैसे वहाँ पे पाया जा रहा था। फिर यहाँ पर न्यूक्लियोलस है, फिर न्यूक्लियस है, फिर देखिए गाल्जी अपैरेटस है, गाल्जी वेसल्स है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ मतलब कि जो बिंदी देखिए, एक स्मूथ वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में बताऊंगा, मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। क्रोमेटिन धागे आपको दिख रहे होंगे सेंटर में, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस भी दिख रहा है, राइबोसोम देखिए, छोटी छोटी बिंदियाँ जो मैंने बनाई हैं ये राइबोसोम है। फिर ये देखिए, ये जो फिलामेंट की संरचना दिख रही है इंटरमीडिएट फिलामेंट है। यहाँ पर भी मैंने फिलामेंट बना रखा है कुछ, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से बना रखा है, ये माइक्रोट्यूबल है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने हर एक पार्ट लिख रखा है इसको, ठीक है। आप इस डायग्राम को प्रॉपरली बना लेंगे और इस तरह से एरो करके आप इसको लिख लेंगे, यानी आप कोशिका को देख सकें, जिससे आपको पता चल सके कौन से ऑर्गन इसके अंदर है, कौन से ऑर्गन इसके अंदर है, कौन से ऑर्गन प्लांट सेल में है, कौन से ऑर्गन एनिमल सेल में है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, इसको समझना शुरू करते हैं, ठीक है। जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल को खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन जो थ्योरी दी थी स्लाइडेन एंड श्वान ने दी थी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, स्लाइडेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दे रखी थी और जो पूरा का पूरा
आपका सेल जो खोजा था जिसने, वो थे रॉबर्ट हुक। तो ये दो नाम याद रखिएगा, मैंने बोल दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम आएंगे हर एक सेल के हर एक पार्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा दिमाग में सेल आता है, तो सेल को समझने के लिए तो पहले तो ये समझिए आप लोग कि सेल जो होता है किस तरह से काम करता है। जब सेल होता है दिमाग, अगर सेल को हम बोल के निकल जाए या कोशिका बोल के निकल जाए तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में ना आए जो नए स्टूडेंट हैं। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि सेल जो होती है हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होती है, मतलब यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जिस प्रकार से मकान जब बनता है, ध्यान सुनिए, जिस प्रकार से जब मकान बनाया जाता है तो मकान जो होता है तो उसमें ईंट की ज़रूरत होती है। ईंट से फिर उसमें सीमेंट वगैरह मोरंग वगैरह मिलाते हैं, फिर ईंट को जोड़ते हैं, फिर पूरा मकान धीरे धीरे करके खड़ा करते हैं, ठीक है। पहले दीवार खड़ी होगी, दूसरी दीवार खड़ी होगी, तीसरी दीवार खड़ी होगी, फिर उसके फिर प्लास्टर करेंगे, जो दीवार खड़ी हो जाएगी, छत पड़ेगी, सब कुछ होता है, फिर उसमें पूरा मकान बन के तैयार होता है। उसी प्रकार से कोशिका होती है। तो कोशिका जो हमारी क्या है, किस तरह से काम कर रही है, तो यहाँ पर देखेंगे कि कोशिका सबसे पहले आती है। अब हमारे शरीर की बात कर ले, अभी मकान की बात कर रहे थे हम लोग कि मकान किन किन चीज़ों से मिल के बना है, उसी प्रकार से हम कोशिका की बात कर लेते हैं। तो कोशिका तो यूनिट ऑफ लाइफ है, जैसे मकान की यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, ईंटा है ना, तो वो ये ईंटा है, वो ईंट है जिससे मकान बनेगा। तो मकान क्या है, मकान हमारा पूरा शरीर जो हमें दिख रहा हूँ मैं, वो पूरा मकान है, लेकिन किससे बना है, वो कोशिका से बना है। कोशिका के बाद कोशिका के बाद क्या बना, उत्तक बना। उत्तक के बाद क्या बनने जा रहा है आपका, उत्तक के बाद अंग बनने जा रहा है, अंग के बाद बनने का क्या है, शरीर बनेगा। तो इस प्रकार से ये क्रम बनता है, कोशिका बना, उत्तक बना, अंग बना, शरीर बना, जिस तरह से मकान बनता है। तो ये समझे। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, उत्तक अंग शरीर के बारे में बाद में आगे पढ़ेंगे, मगर हम कोशिका के बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोशिका में जब हम लोग पढ़ने जाते हैं, आप चीज़ समझ में आ गया आपको, किसने खोजा, किसने थ्योरी दी। जब हम कोशिका को पढ़ने आते हैं तो कोशिका देखते हैं, कोशिका क्या होती है, जैसे उसके ऊपर कोई कवर होता है, और कोशिका जैसे हमारे शरीर का देखें तो कई पार्ट होते हैं, वैसे कोशिका के अंदर भी कोशिकांग होते हैं। वो अंग क्या करते हैं, अपना काम करते रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या क्या काम कर रहा है, हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारी किडनी काम कर रही हो, तो हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है, और भी छोटे छोटे ऑर्गन काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तभी हमारा शरीर चल रहा है। वैसे कोई कोशिका जो सेल है जो हमको दिखती नहीं है ना, अपने आंखों से नहीं देख सकते उस तरह से, तो वो सेल भी क्या होती है, अपना काम कर रही है, लेकिन अपना काम विभिन्न अंगों के माध्यम से वो भी करती है। तो उसके पास ढेर सारे अंग हैं। जब प्लांट सेल होता है तो उसके पास भी कई ऑर्गन हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से वो काम कर रही है। उसी प्रकार जो एनिमल सेल आता है तो उसके पास भी कुछ ऑर्गन है, मिलते जुलते ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से पूरा सेल क्या है, जिंदा रहता है वो। जब धीरे धीरे वो ऑर्गन कमज़ोर हो जाएंगे उसके, तो सेल डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो जब हम कोशिका देख रहे हैं तो जब इसको ध्यान देखें, दोनों चीज़ों को ध्यान कंपेरिजन करेंगे। तो पहले हम इसको प्लांट सेल को जब देखें तो इसके बाहरी दीवार देख रहे हैं, वैसे देखिए यहाँ एनिमल सेल में भी बाहरी दीवार है, लेकिन देखिए 2 लेयर की सेल बनाई है, 2 लेयर की दीवार बनाई है, इसमें देखिए एक ही लेयर है, ठीक है। तो हम जब प्लांट सेल में आते हैं तो जो बाहरी दीवार है इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति, यानी सेल वाल बोलते हैं। तो सेल वाल जो होती है, अब सेल वाल की सिर्फ बात करेंगे हम लोग, सिर्फ सेल वाल की बात करें, सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं करेंगे हम लोग, कोशिका झिल्ली की बात नहीं करेंगे, कोशिका भित्ति की बात करेंगे, ठीक है, मतलब सेल वाल की बात करेंगे। इसका मतलब सेल वाल जब हमारे दिमाग में है तो दिमाग में आपके सामने प्रथम क्या आना चाहिए, पौधा आना चाहिए, कोई पेड़ आना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि हम प्लांट क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है, जो बाहरी जो संरचना देख रहे हैं, मजबूत संरचना जो होती है सेल की, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती है, या मानव में नहीं पाई जाती, मानव के सेल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए कोशिका भित्ति जब आ रहे हैं तो कोशिका भित्ति में चार लेयरों से मिलकर बनी होती है। 4 लेयर कौन कौन सी हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति, मध्य पटल। क्या है, मध्य पटल। जब हम प्राथमिक कोशिका भित्ति में आते हैं तो हम लोग देखते हैं ये क्या होती है, पौधे की बाहरी भित्ति होती है। क्या होती है, बाहरी भित्ति, ध्यान देंगे, बाहरी भित्ति जैसा कि मैंने लिखा है, ये क्या होती है, बहुत ही कोमल होती है, लचीली होती है, ठीक है। दूसरी क्या होती है, पारगम्य होती है, ठीक है। अभी हम कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, हम इसी लेयर की बात कर रहे हैं कि यही कितनी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। बात को समझिए ध्यान से, जो बाहरी दीवार है यही कई लेयर में मिलकर बनी हुई है, मतलब 4 लेयरों से मिलकर बनी हुई है। और ये बनी किससे होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किससे बनती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। द्वितीय जो लेयर होती है, इसी के अंदर कई लेयर होती है, छोटी पतली पतली लेयर होगी। जैसे कोई दीवार ये बनी है तो ये हमने इसको इसे पूरा वो कर दिया तो इसको कई पतली लेयर होंगी, ठीक है, पूरी पतली लेयर से भरा होगा ये, ठीक है।
तो द्वितीय जो ये भी सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन इसमें पेक्टिन और लिग्निन भी पाया जाता है, पेक्टिन और लिग्निन भी पाया जाता है, इसे याद रखेंगे। जब तृतीय कोशिका भित्ति कहते हैं तो ये जाइलन की बनी होती है, किसकी बनी होती है? जाइलन की बनी होती है। और जो मध्य पटल होता है, मध्य पटल का निर्माण कब होता है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा होता है तभी मध्य पटल का भी निर्माण हो जाता है। और मध्य पटल उसी तरह से काम करता है जैसे ईंट को जब ईंट जोड़ते हैं तो बीच में सीमेंट लगाते हैं हम लोग, उसी प्रकार से ये प्राथमिक भित्ति जो कोशिका भित्ति होती है उसको आपस में जोड़ने के लिए मध्य पटल का निर्माण होता है। और जब देखिए जैसे क्या होता है, कोई फल होता है जब पक जाता है तो वो लचीला हो जाता है ना, घुल जाता है थोड़ा सा, उसकी जो कबर होती है थोड़ी गुलगुली हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मध्य पटल जो होता है घुल जाता है, इससे और लचीला हो जाता है। और जब तक जैसे आम होता है, देखिए कच्चा आम जो होता है उसकी जो ऊपर की लेयर होती है बहुत टाइट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो मध्य पटल बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। और जब घुल जाता है तो वो बिल्कुल उसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है वो ढीली हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या आप लोग कोशिका भित्ति समझ गए? कोशिका भित्ति में किन किन लेवरों से मिलकर बना हुआ है? तो कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति किस में पाई जा रही है? सिर्फ पौधों में पाई जा रही है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। अब हम आते हैं कि देखिए मैंने एक लाइन यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कोशिका भित्तियों के निर्माण से पहले मध्य पटल का निर्माण होता है। देखिए कोशिका भित्तियों के निर्माण, मतलब ये देखिए प्राथमिक भित्ति बन गई, द्वितीय भित्ति, तृतीय भित्ति, इस सब इनके निर्माण से पहले मध्य पटल के, वही चीज़। तो परीक्षा में प्रश्न आ गया कि बताइए कि सबसे पहले किसका निर्माण होता है? क्या भित्ति जो कोशिका भित्तियाँ बनती है कोशिका भित्ति, उसके निर्माण से पहले कुछ और भी बनता है क्या? तो मध्य पटल सबसे पहले बनता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं प्लाज्मा झिल्ली। अब जैसे हम प्लाज्मा झिल्ली आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल जैसे हम आएंगे तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो क्या प्लाज्मा झिल्ली एनिमल सेल में, देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो क्या सिर्फ एनिमल सेल में ही पाई जाती है? क्या पौधे, मतलब पौधे के सेल में नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है? तो आप कहेंगे नहीं, जो प्लाज्मा झिल्ली और जो कोशिका भित्ति है दोनों ही, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान सुनेंगे, कोशिका भित्ति प्लस कोशिका झिल्ली, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, दोनों ही चीज़ें हमारी प्लांट सेल में पाई जाती हैं, बशर्ते जो कोशिका भित्ति होती है वो बाहरी लेयर पे होती है और कोशिका झिल्ली जो होती है अंदरूनी लेयर होती है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति प्लांट सेल के बाहर होता है, कोशिका झिल्ली प्लांट सेल का जो कोशिका भित्ति के अंदर वाली जो लेयर होगी वो होगी, ठीक है। मगर यही जब कोशिका झिल्ली की जब बात करते हैं तो मात्र कोशिका झिल्ली ही होती है एनिमल सेल में। इसीलिए क्या देखते हैं आप लोग कि पौधे की जो ऊपरी कवर होता है वो हमारी स्किन से ज़्यादा हार्ड होती है वो, ठीक है, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति प्लस कोशिका झिल्ली होती है। हमारे पास सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है जो कि बहुत ही मुलायम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद देखेंगे। अब आइए हम प्लाज्मा झिल्ली की ही बात कर रहे थे, जिससे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, काम क्या करती है? जब ये लेयर देखिए अब एनिमल में आया तो ये कोशिका झिल्ली हो गई ना, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ये कर क्या रही है? ये विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा आयनों के अंदर आने जाने से रोकता है। जो आयन होते हैं, अणु कोई अंदर आते हैं, प्रवेश कर रहे हो इसके अंदर, उसको नियंत्रित करती है, आने जाने से रोकती है या कम आने देती है। जितनी ज़रूरत की चीज़ों उतनी ही आने देती है। बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। अब प्लाज्मा झिल्ली काम हो गया। दूसरा क्या हो गया? इसका अन्य नाम क्या है? इसको जीव कला भी बोलते हैं, इसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसे प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। इसके ये नाम भी हैं। अब देखिए मैंने जो चीज़ आपको पहले से बताई, ये जंतु और वनस्पति दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों में ही पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब प्लाज्मा झिल्ली जो एनिमल में भी पाई जा रही है और उसमें भी पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने सेल्यूलोज किया, सेल्यूलोज को हल्के मत लीजिएगा। जब भित्ति हम बोल लेंगे तो सेल्यूलोज मुख्य है एलिमेंट जिससे निर्मित हो रहा है। सेल्यूलोज क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। कोशिका भित्ति, देखें कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु में नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये बनी किसकी होती है? अब झिल्ली की बात करें ना, हमने भित्ति को तो बता दिया कि भैया कि ये पेक्टिन होती है, लिग्निन होती है, सेल्यूलोज होता है इसके अंदर, लेकिन झिल्ली किसकी बनी होती है? तो वसा और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन। मैंने वसा प्रोटीन पढ़ाया है, मैं फिर पढ़ाऊँगा, लेकिन वसा मतलब फैट,
प्रोटीन, प्रोटीन से हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिकाओं का निर्माण करने में प्रोटीन मदद करती है, ठीक है। और कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट की भी बनी होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके द्वारा होने वाली क्रियाएं क्या हैं, तो देखेंगे पारगम्यता है इसके अंदर, परासरण की क्रिया करता है, विसरण की क्रिया करता है, पाइनोसाइटोसिस की क्रिया करता है, फैगोसाइटोसिस की क्रिया करता है, और प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। हम कह रहे हैं ना प्रोटीन की बनी है, तो प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, ठीक है। ये क्रियाएं करता है। अच्छा, ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं ये मैं भी आप लोग को बताता हूँ। अभी मैं ये सब समझाऊंगा, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं। पारगम्यता क्या होती है, परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, पाइनोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइट, ये सब चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। फिर देखें नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट जो अंग है वो है जीवद्रव, जिसे हम प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। और इसके दो भाग होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रक। कोशिका द्रव जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, और केंद्र मतलब न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये किसका, जीवद्रव का पार्ट होता है। और ये क्या होता है, ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जीवद्रव, क्योंकि जीवद्रव के अंदर ही सब कुछ पाया जाता है। मतलब केंद्रक भी देखिए पाया जा रहा है और कोशिका द्रव्य भी पाया जा रहा है। उस इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह से जीवद्रव्य कहा जाता है, जो कि इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। ये जीवद्रव्य इसके अंदर ही भरा हुआ है, जीवद्रव्य इसके अंदर भी भरा हुआ है। बिना जीवद्रव्य के अगर जीवद्रव्य नहीं होगा तो ऑर्गन जो होंगे कहाँ रहेंगे, ठीक है। तो इस जीवद्रव्य के अंदर ही क्या होते हैं, ऑर्गन हमारे इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग समझेंगे कि पारगम्यता, परासरण और विसरण और पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है।